बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। जो कुछ हुक्मरानों ने सोचा था, जो इस रजीम ने सोचा था, जिन्होंने ये जाली निज़ाम कायम किया, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मज़ाहमत होगी और उन्हें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये खुश आइंद इत्तला है कि मज़ाहमत भी हो रही है और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और सूरत हाल उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मईशत का सत्यानाश तो हो ही गया है, सियासत का सत्यानाश हो चुका और अब इनका प्रोग्राम है कि अदालत को भी हशर नशर अदालत का कदम कर दें और अदालत के इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म कर दें, अदलिया को तहोबाला कर दें। ये सारे का सारा प्लान था, लेकिन वो प्लान जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि तमाम जो पार्लिमानी कमेटी हुई उसमें कुछ बातें की गई। उन बातों में क्या कहा गया और कौन सी तरामीम है जो कि लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुसवदा नहीं दिया जा रहा, जुबानी बातें की जा रही हैं। तो जुबानी बातों में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। नंबर 1 जो रद्द किया गया है वो है काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और वो 25 अक्टूबर को अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायर हो जाएंगे। पहला तो इस बात पे तकरीबन सबका इत्तेफाक राय है। मुस्लिम लीग नवाज की ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए, तो एक तो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरी ये तजवीज़ भी रिजेक्ट कर दी गई कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा कर दिया जाए, यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर दो सूरतों में। पहले था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का सिर्फ टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का और बाकी जजेस को कुछ ना किया जाए, यानी कि रिटायरमेंट की एज ना बढ़ाई जाए। दूसरी तजवीज़ थी कि चलें ठीक है, सबकी एज बढ़ा देते हैं तो काजी साहब को भी मिल जाएगी, बाकी सबको भी 3-3 साल मिल जाएंगे और हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। लिहाजा इस बात पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। लिहाजा तमाम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे और हाई कोर्ट के जजेस 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगली तजवीज़ ये भी दी गई, अब है मामला आईनी अदालतों के क़याम का। आईनी अदालत एक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आईनी अदालत बना के करना क्या चाहते हैं? वो बनाना ये चाहते हैं जनाब कि उसमें जितने भी आईनी मामलात हैं और सादा सीधी बात जो है वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो आईनी अदालत देखे। और ये जो अभी हुआ है मखसूस नशिस्तों वाला 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं उनके खिलाफ अपीलें आनी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, वो सारे मामला जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील कैसे दी जाएगी? वो हुकूमत तश्कील देगी, खुद हुकूमत तश्कील देगी। एक किसी भी रिटायर्ड जज को उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बना दिया जाएगा और नीचे उसके 6 जजेस दे दिए जाएंगे। 7 जजेस पे मुश्तमिल ये एक कोर्ट बनाने की तजवीज़ है। इसके बाद इस पे असूली तौर पर तो कहीं ना कहीं बात है कि चलें ठीक है, हो सकता है, लेकिन जब तक उसकी जुजियात सामने ना आए, उसके जजों की रिक्रूटमेंट कौन करेगा, तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि वो जजेस मुकम्मल तौर पे हुकूमत के कंट्रोल में होंगे और जो जजेस हुकूमत के कंट्रोल में होंगे तो वो फिर कैसे मामलात को देख सकेंगे? वो हुकूमती इक़दामात पे मुहर तस्दीक ही सबत कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल ये चीज़ें हुई हैं जी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलावा एक और काम है जी, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, और जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीके को भी ये तब्दील करना चाहते हैं और उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीके में ये पार्लिमानी कमेटी को मजबूत करना चाहते हैं। और पार्लिमानी कमेटी में हमेशा हुकूमत की मेजॉरिटी होती है और हुकूमत की अक्सरियत होगी तो अगेन वही बात है कि सिर्फ ये अपने ही लाइक माइंडेड, अपने ही ताबेदार किस्म के वकीलों को हाई कोर्ट में लेके आएंगे बतौर जज और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे। तो इसमें भी एक अभी तो फिल वक्त तो ये तरीका है कि जुडिशल कमेटी बनी हुई है, उसमें चीफ जस्टिस हैं, उसमें 2 सीनियर मोस्ट चीफ जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसमें फिर एक और जज रिटायर्ड जज लिए जाते हैं, वो होते हैं, फिर उसमें लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये ऑलरेडी पहले ही एक कमेटी है जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की भी नुमाइंदगी है। तो उसमें भी तनाज़ा होता है कि जो वकला हैं वो अपनी पसंद के लेके आते हैं, अपने अपने चेंबर्स से लेके आते हैं। तो अब अगर पार्लिमानी कमेटी भी उसमें शामिल कर दी जाएगी तो फिर सियासी वकला ही आएंगे, सियासी वकला आएंगे और वही जज बनेंगे और फिर उसी पार्टी को वो सर्व करेंगे। बहरहाल
इसके पीछे जो नुक्ता नज़र है वो एक ही है कि हमने ये जो किया है इलेक्शन का जो धांधला किया है, उस धांधले को हमने बचाना है। फिर उसके बाद एक और है जी कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, और जजेस की तादाद बढ़ाने का भी इस वक्त बदनीयती पर मबनी है ये भी मामला, और उसका मतलब भी मकसद भी ये है कि जो हुकूमत के मुखालिफ जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, वो आया है जी 8 और 5 से। तो वो कहते हैं कि उस अक्सरियत को भी ख़त्म कर देना चाहिए, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, अगर उनको आने दिया जाता है या अगला चीफ जस्टिस जो भी आएगा, तो जो जजों की जजों में हमारी हमायत याफ्ता जज ज़्यादा होने चाहिए। तो ये तो है सूरत हाल इसकी बात की जो 2 दिन से खेल चल रहा है। लेकिन जो अगली बात है वो एक ही है, और वो है जनाब के मेजॉरिटी इनको दस्तयाब नहीं हो सकी, अक्सरियत नहीं हो सकी, नंबर्स इनके पास पूरे नहीं थे। लिहाजा आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि आज देखना यह है कि वकला और वकला तंजीमें कोई सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करती हैं या नहीं करती। पहली बात, क्योंकि इतलात आ रही थी कि हाउस इस वक्त पूरा नहीं है, और ना ही कौमी असम्बली पूरी है और ना ही सेनेट पूरा है। जब तक हाउस पूरे ना हो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, उनके 11 सेनेटर्स की नुमाइंदगी है, तो उनकी नुमाइंदगी के बगैर क्या ये आईनी तरमीम की जा सकती है, ये सवाल बहुत बड़ा है। दूसरा, मखसूस नशिस्तें का मामला है, उसमें भी 23 सीटें सिर्फ 23 या 25 सीटें सिर्फ कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियती वो भी नहीं है। तो क्या नामुकम्मल हाउस के साथ इजलास ये तरामीम हो सकती हैं? और फिर आज पहला दिन है, वर्किंग डे है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आज उसने फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया है, दोबारा उसकी दरखास्त मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और वाज़ेह तौर पर 2 टोक अंदाज में बता दिया है कि जनाब आप हर सूरत में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तो आज इनके पास आज का वक्त है, और आज का वक्त अगर आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल ना किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक और तरमीम मेरे जहन से निकल गई थी, वो बता दूं कि ये हार्स ट्रेडिंग लोटा क्रेसी को जायज़ करार देना चाहते हैं, और पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं और दीगर वोट जो हैं उनको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त कानून ये है, आइन ये कहता है कि आप जो किसी भी लोटा क्रेसी, हार्स ट्रेडिंग, खरीदा हुआ वोट या पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का वोट आप नहीं ले सकते। जबरदस्ती किसी भी सियासी जमात से आप वोट नहीं ले सकते, और अगर वोट आएगा तो वो शुमार नहीं होगा। इसलिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। वो कानून भी हुकूमत तब्दील करना चाहती है, आर्टिकल 63 को तब्दील करना चाहती है, नाअहली के कानून को। ये भी एक सवाल है, लेकिन इस पर भी देखते हैं कि इत्तेफाक होता है या नहीं होता। ये तो हो गए जनाब आपके मामलात सूरत हाल। अब आते हैं हुकूमत की तरफ, और हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, आपको पता है वो वज़ीर दिफा मुल्क के नहीं हैं, बल्कि इस वक्त वो चंद लोगों के वज़ीर दिफा हैं, और चंद लोगों के वज़ीर दिफा बनते हुए उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत ही तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि अदलिया को नजरिया ज़रूरत और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए, यानी अदलिया जो है वो सियासी जमात बन जाए। तो ये फिर काजी फायद ईसा साहब को कहना चाहिए, ख्वाजा साहब को, कि काजी साहब के पास जाएं और उन्हें जाके कहें, नाम लेके, जनाब काजी साहब आप चूंकि एक सियासी जमात बन गए हैं, और सियासी जमात बनते हुए आप फिर अपना इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो जाएं। तो अब इनको शायद काजी फायद ईसा साहब जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगले आने वाले चीफ जस्टिस साहब को ये मुतनाज़ करना चाहते हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब को। और अब इनकी जुबान भी उसी तरीके से दराज होती जा रही है, क्योंकि माजी में भी इनकी जुबान दराज थी, जुडिशरी के बारे में भी और मिलिट्री लीडरशिप के बारे में भी, और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। तो देखते हैं कि इस पे जुडिशरी क्या एक्ट करती है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब खान साहब ने कौमी असम्बली स्पीकर के पास बाकायदा तौर पे रिटर्न में एक एप्लीकेशन जमा करवा दी गई है, दस्तावेजात जमा करवा दिए गए हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी कौमी असम्बली का रुकन या सेनेटर अगर फ्लोर क्रॉस करता है और आईनी तरमीम में वो पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देता है,
تو آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر صاحب آپ کا فرض ہے کہ اس کا ووٹ شمار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ ووٹ غیر آئینی ہوگا اور اس باقاعدہ طور پہ اس میں جو حوالہ جات دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ لگایا گیا ہے اور جو آئین کی تشریح کی گئی تھی 63A کی، تو لہٰذا یہ آج باقاعدہ طور پہ درخواست دے دی گئی ہے، دستاویزات جمع کروا دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے جناب کہ ہمارے جو اراکین غائب ہیں ان اراکین کو بازیاب کیا جائے، ان کو حاضر کیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے، کیونکہ جو 2 اراکین ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں اور اراکین پارلیمنٹ کے رابطے میں ہیں۔ 2 اراکین کی گمشدگی سے متعلق خصوصی کمیٹی کو بھی انہوں نے آگاہ کر دیا۔ خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس پارلیمانی پارٹی کا ہے جس میں ترامیم ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو لاپتہ اراکین قومی اسمبلی جن کو مبینہ طور پر اغوا کیا ہوا ہے، محبوس کیا ہوا ہے، ان کو آزاد کیا جائے اور ان کو گھروں میں آنے دیا جائے۔ مسلم لیگ نواز 2 حصوں میں بٹ گئی ہے اور مسلم لیگ نواز 2 حصوں میں بٹی ہے گلگت بلتستان میں، تو وہاں پہ بغاوت ہوئی ہے جی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کے اور متوازی تنظیمی ڈھانچہ وہ قائم کر دیا گیا ہے اور دونوں گروپس جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے عہدیداران کا اعلان کر دیا ہے، اپنی اپنی تنظیم بنا لی ہے اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے یہ کافی بڑا دھچکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ جو رن کر رہا ہے اور جو آپریٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تک حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے اس شخص کا پتہ لگانے میں جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی پہلی دفعہ حیران کیا ہے اور کل کا دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا دن تھا، انہوں نے کافی مشکل وقت دیا اور ٹف ٹائم دیا اور ان کے پاس تقریباً تمام حکومتی زعما جو ہیں عہدیداران جا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب جا چکے، بلاول بھٹو جا چکے اور نقوی سرکار جا چکی، اس کے بعد باپ پارٹی جا چکی، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب گئے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ گئے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ سب کے سب اس کوشش میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں اور ان کے نمبرز پورے کرنے میں ان کی مدد کریں، لیکن آخری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے جائیے، سنتے جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، اگلے ولاگ میں مزید گفتگو کریں گے اور خبریں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔